एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर एनबी अंडर में जो हमारा कोर्स चल रहा है उसकी बुक स्टार्ट करी है। कौन सी बुक स्टार्ट करी है हमने? एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च। इसकी हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, गेम थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, इसमें बस एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, सॉल्विंग द गेम प्रॉब्लम्स बाय लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड और वी कैन से इट अ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। आज के हम लेक्चर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सारे कवर कर लेते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 गेम थ्योरी, ये इतनी इजी यूनिट है कि आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है शॉर्ट आंसर टाइप में, और ये 7.5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम इज गिवन बिलो, फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ द प्ले ऑफ द गेम टू ए एंड बी। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे प्लेयर ए की हमारे पास स्ट्रेटेजी है, प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी है। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी। दोनों प्लेयर के लिए हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे गेम की। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होता है? हम सबसे पहले सैडल पॉइंट फाइंड करते हैं टू फाइंड द सैडल पॉइंट। ठीक है, अगर सैडल पॉइंट नहीं फाइंड हो पाता है तब हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद अदर मेथड्स पर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सैडल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं सैडल पॉइंट में? हम रो का जो हम हर रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। हर रो की मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू 0 है, यहाँ की हमारी मिनिमम वैल्यू 4 है, यहाँ की हमारी मिनिमम वैल्यू 2 है, यहाँ की हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है, जिन्हें हमने इस कॉलम में लिख दिया है। ठीक है, और हम कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू भी 8 है। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करते हैं? हम रो का मैक्सिमम फाइंड करते हैं। रो का मैक्सिमम क्या है? 4 है। और रो और कॉलम का जो कॉलम का मैक्सिमम आए हैं उनका मिनिमम फाइंड करते हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास 4 है। यही तो डिजिट है जहाँ पे हमारे पास सर्कल और स्क्वायर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारा इस गेम का सैडल पॉइंट हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं अब इससे कि जो वैल्यू ऑफ गेम है वो हमारे पास 4 है, और बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए क्या है? प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी सेकंड है, और प्लेयर बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास थर्ड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इस तरह से हमारी जो गेम है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हमें फाइंड करने को बोला है वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए एंड बी, दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। तो प्लेयर ए के लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम 4 हो जाती है, और प्लेयर बी के लिए हमारी वैल्यू ऑफ गेम -4 हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ए के लिए पॉजिटिव और बी के लिए नेगेटिव। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें सॉल्व द गेम करना है। ये गेम दे रखा है हमारे पास मैट्रिक्स है, ए की 2 स्ट्रेटेजीज है, बी की 3 स्ट्रेटेजीज है, इन्हें सॉल्व करना है। तो हमने वही सबसे पहले सैडल पॉइंट अप्लाई करेंगे मेथड। हमने रो का मिनिमम फाइंड करा, इधर रो का मिनिमम हमारे पास कितना है? इधर 5 है। रो का मिनिमम हमारे पास 5 आएगा, इधर रो का मिनिमम हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम का मैक्सिमम फाइंड करेंगे। कॉलम का मैक्सिमम इधर 6 आएगा, इधर स्टूडेंट्स ये 5 नहीं 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये 6 है। ठीक है, तो रो का मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है, 6। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। यहाँ पे सर्कल नहीं करा है, इन बुक्स में यही प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे सर्कल नहीं करा है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हमारे पास रो मिनिमम आ गए, उसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 आती है। रो मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम निकालेंगे कॉलम के मैक्सिमम। यहाँ पे कॉलम का मैक्सिमम 6 है, यहाँ पे कॉलम का मैक्सिमम 12 है, और यहाँ पे कॉलम का मैक्सिमम हमारे पास 6 है। ठीक है, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 6 हो जाती है। ठीक है, तो 6 हमारा सैडल पॉइंट हो जाता है, और वैल्यू ऑफ द गेम भी हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, अब बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए हमारे पास फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट में दोनों ही तरफ हमारे पास 6 आ रहे हैं, तो हमारे पास प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट है। और प्लेयर बी के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्ट्रेटेजी में भी वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है, और थर्ड स्ट्रेटेजी में भी हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम आ रही है। तो हमारे लिए प्लेयर बी के लिए या तो फर्स्ट या फिर थर्ड, दोनों ही बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गेम क्या है? अब वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास 6 आई है, वही तो सैडल पॉइंट है, वो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है, लेकिन वो ए के लिए। अब हम बी के लिए निकालेंगे तो वो -6 हो जाएगी। इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ गेम ऑफ मैचिंग कॉइन्स प्लेयर ए विंस ₹2 इफ देयर आर 2 हेड्स विंस नथिंग इफ देयर आर 2 टेल्स एंड लूजेस ₹1 एंड व्हेन देयर आर 1 हेड एंड 1 टेल डिटरमाइन द पे ऑफ मैट्रिक्स बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ईच प्लेयर एंड द वैल्यू ऑफ द गेम टू ए। देखो, यहाँ पे हमें पे ऑफ मैट्रिक्स नहीं दिया है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हमारे पास वो दे दिया है, प्रॉब्लम फॉर्मेट में, कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हम कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं और हेड और टेल आ सकते हैं। प्लेयर ए के लिए हेड और टेल, प्लेयर बी के लिए हेड और टेल। क्या कंडीशन दे रखी है? प्लेयर ए विंस ₹2 इफ देयर आर 2 हेड्स। अगर 2 हेड आ जाते हैं तो प्लेयर ए हमारे पास 2 जीत जाएगा। ठीक है, प्लेयर ए जीतेगा तो हमने प्लस के 2 लगाया, प्लेयर बी जीतता तो माइनस का 2 ऐड कर दे। ठीक है, ओके, फिर क्या है? विंस नथिंग इफ देयर आर 2 टेल्स, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं जीतेगा, तो हमने 0 लगा दिया है। ठीक है, अब एंड लूजेस ₹1 व्हेन देयर आर 1 हेड एंड 1 टेल। अगर 1 हेड और 1 टेल आता है तो ₹1 लूज करेगा मतलब -1 हो जाएगा। एक हेड और एक टेल, यहाँ पे भी -1 होगा, और एक हेड एक टेल यहाँ पे भी -1 होगा। इस तरह से हमारी ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है कंसिस्ट
हो जाती है। आई होप आपको इस पेयर ऑफ मैट्रिक्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसके बाद क्या करेंगे, हमें बेस्ट स्ट्रेटेजी फाइंड करनी है प्लेयर के लिए और हमें वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले सैडल पॉइंट निकालेंगे। सैडल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, रो का मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, रो का मिनिमम एलिमेंट -1, यहाँ का रो का मिनिमम एलिमेंट हमारे पास -1 आ जाएगा। फिर कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 2 आ जाएगा, इस कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉलम का मिनिमम, जो कॉलम के मैक्सिमम आया है उसका मिनिमम, और जो रो का मिनिमम आया है उसका मैक्सिमम, हमारे पास -1। तो जो वैल्यू ऑफ द गेम है वो हमारे -1 और 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन डोमिनेंस रूल से हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2x2 मैट्रिक्स तक ही हम रेड्यूस कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी 2x2 मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसमें डोमिनेंस रूल तो अप्लाई कर नहीं सकते। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें हमने एलिमेंट्स के नाम a11, a12, a21, a22 दे दिए हैं। तो हम x1 किस तरह से निकालते हैं, a22 माइनस a21 और अपॉन में a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21, और ऐसे y1 के लिए a22 माइनस a12 हो जाएगा, नीचे की वैल्यू सेम रहेगी। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या होती है, a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 अपॉन a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। हमने ये फॉर्मूले याद करने की आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको याद होंगे ये फॉर्मूले किस तरह से हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दूसरे मेथड से दे रखे हैं, यहाँ पे ऑडमेंट का मेथड दे रखा है। ऑडमेंट का मेथड थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ये 7.5 मार्क्स में ये आप आधे पेज में कंप्लीट कर देंगे ऑडमेंट वाले मेथड से। तो ऑडमेंट वाला मेथड आपके लिए बेटर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको ये मेथड बता देती हूँ क्या है। बाई चांस आपसे ये वैल्यू, ये फॉर्मुलेज जो है थोड़े से बड़े फॉर्मुले अगर नहीं याद रहते हैं तो आप ऑडमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपनी जो ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स से यहाँ पे लिख लिया है। अब हम आपको बता देते हैं एज ऑडमेंट निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। देखो, इसमें से इससे माइनस करना है, 2 माइनस -1, हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जो इनका डिफरेंस आया उसे इसके अपोजिट वाली लाइन में लिखना है। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस करना है, -1 -0, हमारे पास -1 आ गया, उसका डिफरेंस हमें इधर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, और हमेशा ये जो चीज़ लिखी जाएगी हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाएगी, अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी हमें पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, सिमिलरली 2 माइनस -1 करेंगे, 2 माइनस -1 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 3। तो अब इनका जो डिफरेंस आया वो इधर लिखेंगे, मतलब अपोजिट में लिखना है। जैसे हमने इन दोनों का डिफरेंस करा यहाँ लिखा, इन दोनों का डिफरेंस करा यहाँ लिखा, सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस करा यहाँ लिखा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस आ जाएगा -1, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव लिखना है तो हम प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 1, हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो मेरे पास ये वैल्यू है 1 अपॉन इन दोनों का सम 1 + 3, ये हो गई ए के फर्स्ट स्ट्रेटेजी, मतलब एच चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, 1 + 3 इन दोनों का सम। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन 1 + 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 3 अपॉन 1 + 3। ओके, ये हमारे एज ऑडमेंट आ गए। अब x1 क्या है, x1 है हमारे पास ये 1/4, x2 क्या है हमारे पास 3/4, y1 क्या है हमारे पास, y1 आया हमारे पास 1/4 और y2 क्या आया हमारे पास 3/4। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपको समझ में, x1, x2, y1, y2 हमारे पास कैसे कैलकुलेट होंगे। आई होप आपको ऑडमेंट वाले मेथड से समझ में आ गया होगा। अब हमें पास क्वेश्चन आता है कि हम वैल्यू ऑफ द गेम कैसे फाइंड करेंगे। तो वैल्यू के लिए क्या करना है, देखो हमारे पास क्या मान के चलेंगे कि x, ये इसकी प्रोबेबिलिटी x1 है, इस वाले की प्रोबेबिलिटी x1 है, इस वाले की प्रोबेबिलिटी x2 है। तो हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस माइनस का 1x2 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम होती है। ठीक है, हम ये तो इक्वेशन बनाते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, तो हम इक्वल्स टू मान के चल रहे हैं। ये तो हमने एल्जेब्रिक मेथड में इक्वेशन बनानी सीखी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू x1 की वैल्यू हम 1/4 पुट कर देते हैं, -1 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, ये पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू ऑफ द गेम निकल जाएगी, 2 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 माइनस का 3/4 आ जाएगा इक्वल्स टू v। जब हम v को इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, 2 - 3 इक्वल्स टू -1/4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम आ जाएगी हमारे पास -1/4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम जब हमारे पास नेगेटिव आई है तो इसका मतलब क्या है, हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि हम जो वैल्यू निकालने हैं वो प्लेयर ए के लिए निकालने हैं। अब प्लेयर ए के लिए नेगेटिव आई है, इसका मतलब है प्लेयर ए हमारा हारेगा और प्लेयर बी हमारा जीतेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। x1 कितना है 1/4 आ गया, x2 हमारे पास 3/4 आ गया, y1 1/4 आ गया, y2 3/4 आ गया और वैल्यू ऑफ द गेम माइनस का 1/4 आ गया। दैट इज प्लेयर ए हारेगा, प्लेयर बी जीतेगा। ठीक है, हमारे पास बस इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको सारी प्रोबेबिलिटीज पॉइंट में लिख कर दे दी है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम निकाली है पॉइंट में, देखो माइनस में 1/4 आ रहा है,
सिमिलरली सबके लिए निकाल दिया हमने, बस एक इक्वेशन बनाई थी इस तरह से, इन्होंने 1 2 3 4 चारों के चारों तरह की इक्वेशन बनाकर सेम वैल्यू ले आए हैं वैल्यू ऑफ द गेम। आप एक भी निकाल देंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में क्या लिख दिया कि वी की वैल्यू सबके लिए सेम आ रही है ऑडमेंट निकालने के बाद, ठीक है। और क्या लिख दिया है, दिस वैल्यू इज ऑफ द गेम टू ए, दैट इज ए गेन्स रुपीज -1/4, दैट इज ही लूजेज 1/4। मतलब क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द गेम हमारे पास माइनस का 1/4 आई है, इसका मतलब प्लेयर ए हमारा लूज कर रहा है 1/4। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो प्लेयर बी है वो 1/4 जीत रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक मेथड इज इजियर देन अलजेब्रिक मेथड बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू लार्जर गेम्स। तो अर्थमेटिक मेथड जो होता है वो इजियर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑडमेंट मेथड लगाया, ये इजी है, बट जब हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो जाती है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, बस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन इटरेटिव मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो इटरेटिव मेथड है और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट करा दिया है। आप ये दोनों क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द गेम अप्रोक्सीमेटली। हमारे पास सेम क्वेश्चन है जैसे हमारे पास ऊपर था और हमें वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे हमने इटरेटिव मेथड में किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू भी ले लेते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। हम कर लेते हैं क्या है। इन दिस मेथड लेट प्लेयर ए सेलेक्ट रो 3 बीइंग द सुपीरियर स्ट्रेटेजी ओवर हिज अदर स्ट्रेटेजी एंड प्लेस इट अंडर द मैट्रिक्स। प्लेयर बी एग्जामिन्स दिस रो एंड चूजेस द कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस रो। दिस इज कॉलम 1 एंड कॉलम 1 इज देन रिप्लेस्ड टू द राइट ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं बोला है, बस क्या बोला है कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास हम पहले सबसे पहले मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद इस मैट्रिक्स में से हम कोई सी भी रो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी हो सकती है वो, ये नहीं है कि हमें ये सिलेक्ट करनी है, हम कोई सी भी ले सकते हैं। इन्होंने लिए रो थर्ड, ठीक है, इन्होंने लिए रो थर्ड, ठीक है। रो थर्ड हमने इन्होंने लिखी यहाँ पर, तो जो भी हम रो चूज करते हैं वो इस मैट्रिक्स के नीचे लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसका जो मिनिमम एलिमेंट होता है वो जिस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आता है उस कॉलम को कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आया तो 2 5 1 हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब फिर इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है 5 किस रो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये जो रो के एलिमेंट्स हैं वो इस रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड करके लिख देंगे, जैसे 5 + 1 6, 4 + 3 7, 2 + 8 10, -2 + 2 = 0, ठीक है। इस तरह से हमें सम करके यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे अगेन मिनिमम एलिमेंट का क्या है हमारे पास 0, इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है, इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब ये जो कॉलम के एलिमेंट्स है ये इस कॉलम के एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा 2 आ गया, इन दोनों को ऐड करा 3 आ गया, इन दोनों को ऐड करा 3 आ गया। फिर यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट देखना है, मतलब जब हम कॉलम के लिए देखेंगे तो मैक्सिमम देखते हुए चलेंगे और रो के लिए देखेंगे तो मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करना है। सिंपल इतना करना है। मिनिमम हम 10 इटरेशंस लेते हैं, 10 इटरेशंस के बाद 10 ऐसे लेने हैं, 10 ऐसे लेने हैं, ठीक है। 10 से ज़्यादा भी ले लेंगे तो आपके लिए जो वैल्यू ऑफ द गेम आएगी वो और अच्छी आ जाएगी, बट 10 मिनिमम है, ठीक है। 10 तो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकलती है, देखो जितनी जगह पर हमारे ये सर्कल यहाँ पे बुक में ब्रैकेट्स लगा रखे हैं उन्हें काउंट करना है। जैसे फर्स्ट रो में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिख दिया है, ठीक है। सेकंड रो में हमारे पास 1 आता है तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं 10, 1/10 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई कि प्लेयर अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी चूज करेगा। उसके बाद थर्ड लेते हैं। थर्ड में क्या करना है, हमारे पास टोटल काउंट करने हैं जितने सर्कल्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/10 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो अब सिमिलरली जैसे हमने प्लेयर ए के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करी है, सिमिलरली हम प्लेयर बी के लिए प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लास्ट हो चुके हैं। अब नंबर जितने हमने सर्कल करे हैं 1 2 3 4, तो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं 10, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी चूज करेगा। फिर सेकंड के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं आया तो 0 प्रोबेबिलिटी हो गई है। थर्ड में भी हमने कोई भी नंबर चूज नहीं कराया तो 0 प्रोबेबिलिटी हो गई है। फिर फोर्थ के लिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हमने चूज करें और टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस 10 है तो 6/10 हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है। हमारे पास अब इस तरह से हो गया। यहाँ पे बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई है जिसमें इन्होंने क्या होता है कि ए की जो अप्रोक्सीमेट स्ट्रेटेजी है वो कितनी है 0, -1/10 और 9/10 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख दी है। और ऐसे बी के लिए लिखती है 4/10, 0, 0, 6/10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालेंगे, उसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास अपर बाउंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू लास्ट वाले जो इटरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 16 है तो 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हैं 10, तो 16/10 वो हमारा अपर बाउंड हो जाता है, ठीक है। फिर जो हमारे पास रो है लास्ट वाली उसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा 14, तो 14/10 हमारे पास लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। 14 हमारे पास सब लास्ट वाली रो का सबसे मिनिमम एलिमेंट 14 है और अपॉन टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। तो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम हो जाती है। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने का वो भी कंप्लीट होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ गेम थ्योरी, क्या क्या लिमिटेशंस है? द इन्वायरमेंट इन विच मैनेजमेंट डिसीजंस आर मेड इज रियली अ 2%, द गवर्नमेंट और सोसाइटी इज ऑफन एन एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट्स अब ये मत सोचिएगा कि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों करा रही हूँ, आपके पास एक या दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आते हैं, ठीक है, हमेशा सिर्फ वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें गेम थ्योरी में वो हमेशा 2% प्रॉब्लम पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे भी देखो हमारे पास प्लेयर ए और प्लेयर बी 2% थे, तो हमने यहाँ पर देखा है 2 प्लेयर गेम खेल रहे हैं, लेकिन जब हम इन्वायरमेंट में थोड़ा सा सोशल होकर देखते हैं तो हमेशा 2% हो, ऐसा बहुत रेयरली होता है, रेयरली 2% गेम होता है। तो ये भी एक गेम थ्योरी की लिमिटेशंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम ऑफ द गेम्स एंड लॉसेस ऑफ द अपोनेंट में नॉट बी जीरो रिजल्टिंग इन नॉन जीरो सम गेम्स। तो हमने जितने भी गेम देखे थे वो जीरो सम 2% गेम थे, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता कि एक पर्सन का गेम दूसरे पर्सन का लॉस हो, या फिर दूसरे पर्सन का लॉस तो पहले पर्सन का गेम हो। तो वो हमेशा जीरो सम गेम्स नहीं हो सकते, वो नॉन जीरो सम भी गेम्स हो सकते हैं। तो ये अनदर लिमिटेशंस हो जाती है गेम थ्योरी की। थर्ड क्या है, इन रियल लाइफ सिचुएशंस इट इज वेरी रेयर दैट बोथ पार्टीज विल हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल लाइफ सिचुएशन में हमारे पास 2 पार्टीज हैं, खेल रही हैं, हम मान के चलें 2% गेम है, 2 पार्टीज खेल रही हैं, तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि दोनों के दोनों ही इक्वली इंटेलिजेंट हो और दोनों के पास इक्वली इन्फॉर्मेशन हो। किसी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी के पास ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, तो वो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट इजी टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स एक्यूरेटली। हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा पे ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यूज एक्यूरेटली दी होती है, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो हम एक्यूरेटली वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं। इनएक्यूरेट वैल्यूज इन द मैट्रिक्स इल्ड मिसलीडिंग रिजल्ट्स, और इनएक्यूरेट वैल्यूज होंगी तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएंगे जिससे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। टू एस्टेब्लिश दैट वन आउटकम इज बेटर देन द अदर मे नॉट बी डिफिकल्ट, बट इट इज क्वाइट अनदर थिंग टू एस्टेब्लिश एग्जैक्टली हाउ मच बेटर। तो हम ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा रिजल्ट कौन से बेटर है। जब इनएक्यूरेट वैल्यूज हैं हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स में, तो हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या आता है हमारे पास, द सॉल्यूशन टू द गेम इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम और मिनिमैक्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच प्लेयर विल चूज strategies that either maximize or minimize gains or minimize the maximize losses. In real life situation, manager may not adopt such a conservative approach and may prefer to take risk. Moreover, the information regarding available strategies and payoff metrics may be incomplete and uncertain. तो इसमें क्या बोला है इतनी बड़ी लैंग्वेज में, देखो जब भी हम सेटल पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रो का मिनिमम निकालते हैं, कॉलम का मैक्सिमा निकालते हैं, फिर जो रो का मिनिमम निकाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं और कॉलम के मैक्सिमा की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मतलब हम क्या सोचते हैं कि हम अगर जीत रहे हैं तो हमें मिनिमम गेन हो, और अगर हम हार रहे हैं, हम जब जीत रहे हैं तो मैक्सिमम गेन हो, और हम हार रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम लॉस हो, ठीक है। हम ये तो सोचते हैं मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन्स, जो मिनिमम गेन्स है उनको मैक्सिमाइज करना, या फिर जो मैक्सिमम लॉस है उसे मिनिमाइज करना। लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में जाते हैं तो मैनेजर वगैरह जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि अगर हम जीत भी नहीं रहे तो हम हारे भी नहीं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि अपना रिस्क लेते हैं, चलो जो होता है देखेंगे, अपना रिस्क लेते हैं और अपना बेटर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो थ्योरेटिकल हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है उसमें हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि रिस्क लेते हैं, ठीक है। वो एक प्रॉपर मेथड के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये भी एक गेम थ्योरी की लिमिटेशन है, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड द सिलेक्टेड स्टडीज इज यूजुअली कंटिन्यूड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच अमाउंट टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन दिस स्ट्रेटेजी मे बी रॉन्ग। तो हमारे पास जैसे कि इसमें क्या बोला है, हमारे पास मैट्रिक्स होती है, हम उसे 5 या 10 मिनट में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बता देते हैं कि इसमें ये आया है। बट रियल लाइफ में जो ये पूरी पे ऑफ मैट्रिक्स है उसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इट इज सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर इसे हम बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा रॉन्ग बैठेगी। तो ये भी हमारी जो गेम थ्योरी है उसकी लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इस चैप्टर के इस यूनिट के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।